हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की क्लास 10 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। आज का टॉपिक है नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। नियोजन प्रक्रिया होती क्या है, ये क्यों करनी चाहिए। नियोजन एक प्रक्रिया है अतः प्रत्येक प्रबंधक को कुछ निश्चित तार्किक कदमों का अनुसरण करना चाहिए। जो निम्न प्रकार है। एनसीईआरटी ने नियोजन प्रक्रिया के 7 स्टेप बताए हैं, 7 कदम बताए हैं। उन 7 कदम को हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। नंबर 1, उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण। प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उद्देश्य। हम पहले उद्देश्य डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, तभी तो हमें पता चलता है हमें क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारण करते हैं और सर्वप्रथम प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण है। उद्देश्यों का निर्धारण है। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य पूरे संगठन तथा प्रत्येक विभाग के लिए या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाते हैं। किए जाने चाहिए। उद्देश्य तथा लक्ष्य बतलाते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है। उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक इकाई तथा प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचनी चाहिए। साथ ही प्रबंधकों को
साथ ही प्रबंधकों को उद्देश्य निर्धारण में अपने विचार तथा सहयोग भी देना चाहिए यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट हैं तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आसान होता है। देखिए उद्देश्यों का निर्धारण करना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब तक उद्देश्यों का निर्धारण ही नहीं होगा, जब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? उद्देश्य। जब तक हम उद्देश्य निर्धारण ही नहीं करेंगे, हमें पता नहीं, बिना उद्देश्य के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य तो होना चाहिए कि हम ये कार्य इसलिए करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, तो कितना प्रॉफिट कमाना है वो उद्देश्य या वो निर्धारण पहले से ही हम डिसाइड करेंगे। सर्वप्रथम प्रमुख कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। ठीक है, प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल उद्देश्य होते हैं। संगठन में ही क्यों, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री, किसी बिजनेस में ही क्यों उद्देश्यों का निर्धारण हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी उद्देश्य डिसाइड करते हैं। भैया अगर हम 10th क्लास में हैं, 12th क्लास में, तो उसमें भी हम क्या सोचते हैं, क्या सोच के पढ़ते हैं? क्या ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम? नहीं, हम ये सोच के पढ़ते हैं कि हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं, इतने पर ये होगा, उतने पर वो होगा। या हमारे घर वाले भी कभी कभी हमें बताते हैं कि आपने अगर 10th कर ली तो साइकिल मिल जाएगी, तो हम एक साइकिल, हमारे माइंड में वो हमारा गिफ्ट भी चलता हुआ होता है, तो हमारे उद्देश्य पहले से ही निर्धारित हो गए हैं। इसी प्रकार संस्था में भी होते हैं। प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य पूरे संगठन तथा प्रत्येक विभाग के या प्रत्येक इकाई के लिए संगठन के अंतर्गत ही निर्धारित किए जाते हैं। सबके मिलजुल कर उसी संगठन में निर्धारित होते हैं। उद्देश्य तथा लक्ष्य ये बताते हैं कि संगठन क्या पाना चाहता है। ठीक है, हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर लक्ष्यों से, उद्देश्यों से मिलता है। उद्देश्य की जानकारी प्रत्येक इकाई तथा प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों को होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है हमने अधिकारियों ने उद्देश्य निर्धारण कर लिए, लेकिन जो छोटे लेवल पे कर्मचारी हैं उनको पता ही नहीं है कि मतलब उद्देश्य क्या है या किस चीज़ को पाना है, तो सभी को पता होना ज़रूरी है। साथ ही प्रबंधकों को उद्देश्य निर्धारण में, जो प्रबंधक हैं उनको भी उद्देश्य निर्धारण में अपने विचार देने चाहिए और उन विचारों के साथ साथ सहयोग भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन में कुछ आ रहा है तो उसको बताया ही नहीं गया है। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट है, यदि हमारे लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट है, अंतिम परिणाम क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण, तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आसान होता है। तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर, ठीक है, जब हमें अपने उद्देश्य निर्धारित हो जाएंगे, उनको क्या कैसे करना है, तो हम उनको पाने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है विकासशील आधार। नियोजन का संबंध भविष्य से है, जो अनिश्चित है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस संकटकालीन अवधारणा
को उपयोग में लाता है। अतः प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं अतः प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। यही अवधारणाएं आधार कहलाती हैं। आधार तथा मान्यताएं सभी के लिए समान होनी चाहिए तथा योजना निर्माताओं का आपस में एक मत होना चाहिए। आधार को विकसित करने में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचनाएं एकत्रित करने की एक तकनीक है। एक सफल नियोजन के लिए यथार्थ पूर्वानुमान आवश्यक है। समझते हैं एक बार। विकासशील आधार नियोजन का संबंध भविष्य से है, ठीक है, क्योंकि भविष्य से वर्तमान में प्रेजेंट में इसकी योजना तैयार की जाती है, लेकिन किसके लिए की जाती है? भविष्य के लिए, जो अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित है तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, सफल भी हो सकती है और असफल भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमान एक अनुमान है, कोई मतलब क्लियर नहीं है कि सही भी है या नहीं है। इस संकटकालीन अवधारणा को उपयोग में लाता है। अतः प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भविष्य में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए प्रबंधक को। यही अवधारणा आधार कहलाती है। ये अवधारणाएं क्या कहलाती हैं? आधार कहलाती हैं। आधार तथा मान्यताएं सभी के लिए समान होनी चाहिए, सभी के लिए, उच्च अधिकारी के लिए भी और निम्न वर्ग के लिए भी। तथा योजना निर्माताओं का आपस में एक मत होना चाहिए। ये नहीं कि एक तो कुछ बता रहा है, उनके आपस में मैचिंग नहीं खा रही है बातों की, तो वो क्या योजना बनाएंगे? तो एक मत होना चाहिए। आधार को विकसित करने में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। आधार को विकसित करने में, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग की जाती है, क्योंकि यह सूचना एकत्रित करने की एक तकनीक है। एक सफल नियोजन के लिए यथार्थ पूर्वानुमान आवश्यक है। ये तो बिल्कुल आवश्यक है पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, कार्यवाही
की वैकल्पिक विधियों की पहचान। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। जब एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो गया हो, मान्यताएं निश्चित हो गई हो, तो आगामी कदम उन पर कार्यवाही करना है। या करना होता है। कार्यवाही करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन सदस्यों में परिचर्चा करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय में विचार किया जा सकता है। समझते हैं इसको। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। जब एक बार उद्देश्यों का निर्धारण हो जाए, जब उद्देश्य निर्धारित हो जाए कि हमें ये उद्देश्य, ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, हो जाए, मान्यताएं निश्चित हो जाए, आधार भी निश्चित हो जाए, मान्यताएं भी निश्चित हो जाएं, तो आगामी कदम, फिर अगला कदम उन पर कार्यवाही करना होता है। उन पर यानी कि आधार पर, मान्यताओं पर, इन सब पर कार्यवाही करना होता है। कार्यवाही करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनेक विधियां हो सकती हैं। बहुत सारी विधियां, कोई भी विधि हो सकती है। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है, ये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है, तो संगठन के सदस्यों में परिचर्चा करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय पर विचार किया जाना चाहिए। तो संगठन में आपस में चर्चा कर जो सबसे अच्छा विकल्प हो, जो सबसे अच्छी विधि हो, उस विषय पर विचार किया जा सकता है, उस पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विकल्पों का चुनाव। विकल्पों का चुनाव यह निर्णय लेने का उपयुक्त बिंदु है। उपयुक्त बिंदु है सर्वोत्तम योजना स्वीकृत की जानी चाहिए।
तथा उसी को सर्वोत्तम योजना को उसी को लागू करना चाहिए। कभी कभी किसी एक सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की अपेक्षा कुछ योजनाओं का सम्मिश्रण यानी कि सम्मिश्रण भी चुना जा सकता है। प्रबंधक सर्वोत्तम संभव कार्य प्रणाली का चुनाव करता है तथा परिवर्तन तथा संयोजन को अपनाता है। इसको समझते हैं। विकल्पों का चयन यह निर्णय लेने के उपयुक्त बिंदु है। उपयुक्त बिंदु है निर्णय लेने का विकल्प। ऑप्शन होने चाहिए जिसमें सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतर हो उसको चूज कर सकें। सर्वोत्तम योजना ही स्वीकृत की जानी चाहिए, जो सबसे बेस्ट हो वही उसी को चूज करें तथा उसी को लागू करना चाहिए। लागू भी करना चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए, उसको यूज में भी लेना चाहिए। कभी कभी किसी एक सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की अपेक्षा कुछ योजनाओं का सम्मिश्रण, कुछ अन्य विकल्प, कुछ अन्य योजनाएं, कुछ अन्य प्लानिंग को भी चुनना चाहिए। उसको चुनने की अपेक्षा ये भी चुनना चाहिए। प्रबंधक सर्वोत्तम संभव कार्य प्रणाली का चुनाव करता है। जो प्रबंधक होता है वो सबसे सर्वोत्तम, जो सबसे बेस्ट होती है उसका चुनाव करता है प्रणाली का, तथा परिवर्तन तथा संयोजन को अपनाता है। तो उसके परिवर्तन को, संयोजन को, उसके सम्मिश्रण को अपनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन। विकल्पों का मूल्यांकन। प्रत्येक विकल्प के गुण दोष की जानकारी प्राप्त करना है। एक ही विकल्प के कई गुण या दोष हो सकते हैं, या फिर कई रूप हो सकते हैं। रूप लिखते हैं, रूप हो सकते हैं। जिनकी आपस में तुलना करनी चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव के दोनों पक्षों कौन से हैं? पक्ष व विपक्ष। दोनों पक्षों या दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। विकल्पों का
मूल्यांकन, विकल्पों का मूल्यांकन, उनकी संभाव्यता तथा परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। देखते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। प्रत्येक विकल्प के गुण दोष की जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि उसके गुण दोष देखने चाहिए, तभी उसका मूल्यांकन करने में गुण दोष उनका अच्छा बुरा चीज़ें देखते हैं। एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही विकल्प के कई रूप, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जिनकी आपस में तुलना करनी चाहिए, उनका कंपैरिजन करना चाहिए। 6, योजनाओं को लागू करना। यह वह कदम है जिसमें प्रबंधक के अन्य कार्य भी आते हैं। इसका संबंध योजनाओं को लागू करने से है। योजनाओं को लागू करना यह वो कदम होता है जहां प्रबंधक के अन्य कार्य भी होते हैं। प्रबंधक बहुत सारे काम करता है इसमें, और अन्य मतलब कोई योजना है उसकी प्लानिंग, जैसे किसी की प्लानिंग हो चुकी है, उद्देश्य निर्धारण हो चुकी है, तो उनसे जुड़े कदमों को उठाने पड़ते हैं, उनको उनसे जुड़े कदम लेने पड़ते हैं। इसका संबंध योजनाओं को लागू करने से। जैसे मान लेते हैं कि कंपनी में उद्देश्य निर्धारण हो गया कि हम इस चीज़ का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए मशीनें भी जुटाएगा, उसके लिए कर्मचारी भी जुटाएगा, मजदूर भी जुटाएगा, हर चीज़ का तो उसे कौन करता है? प्रबंधक करता है। तो उसके अन्य कार्य भी शुरू हो जाते हैं उसके साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट, अनुवर्तन। यह देखना कि योजनाएं लागू की गई हैं कि नहीं, या नहीं, तथा निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं है। यह भी नियोजन प्रक्रिया का एक अंग ही है। योजनाओं का कार्यान्वयन तथा उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। इस बात का आश्वासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।
समझते हैं। अनुवर्तन यह देखता है कि योजनाएं लागू की गई हैं या नहीं, कि जो योजनाएं, जो प्लानिंग, जो हमने पीछे सारा कुछ पढ़ा है कि वो लागू भी हुआ है या बस ऐसे ही बनकर रह गया, और उनको निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं। जो निर्धारित अनुसूचियाँ तैयार की गई हैं उनके अनुसार हो रहा है या फिर कोई अपनी मर्जी से ही कर रहा है। यह भी नियोजन की प्रक्रिया का एक अंग है। योजनाओं का क्रियान्वयन तथा उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, ये भी आश्वासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात महत्वपूर्ण है कि कार्य हो रहा है या नहीं, वरना उनमें चेंजेस आएंगे अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।